नमस्कार साथियों। तो आज का आपका स्वागत है शिक्षा जगत के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स में हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट ये सारे पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है सेल एवं बिल। रूल नंबर 1 है सेल एवं बिल का। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं विल का। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन के कर्ता होता है यू, और थर्ड पर्सन है उसका कर्ता होता है ही, सी, इट और दे। किसी का नाम भी है तो वो थर्ड पर्सन के कर्ता के रूप में हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है आई और वी, इनके साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है सेल। और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं बिल, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो या फिर वो थर्ड पर्सन का हो। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल का। एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हमने प्रयोग किया सेल। आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का और आई सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट पर्सन का। तो आई के साथ हमने यूज किया सेल और ही के साथ हमने यूज किया बिल। लेकिन समझने वाली बात यह है मॉडर्न डे जो इंग्लिश है उसमें कुछ नियमों में अदला बदली की है। ग्रामर के नियमों में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। कोई भी ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो, चाहे अंग्रेजी की हो या संस्कृत की हो, किस भाषा किसी भी ग्रामर हो, समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा पहले आ का अपन इस तरह से बनाते थे कोई कोई जगह पे, लेकिन आजकल लगातार जैसे जैसे वैज्ञानिक या भाषाविद हैं वो प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो इसी नियम में मॉडर्न इंग्लिश में हमने आई एवं बी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जो अब स्वीकार्य है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें अब भी आई एवं बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। अर्थात हम फर्स्ट पर्सन की जो करता है आई और वी उसके साथ सेल का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या है कुछ ऐसे अपवाद हैं उनके साथ हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब भी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। देखिए जैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य है विल आई गो, तो ये कहीं पे भी आ जाए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हमेशा आई और वी के साथ प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें प्रयोग होगा शेल का, विल का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। अब देखिए इन वाक्यों में एक महत्वपूर्ण नोट है, आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, और आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन के जो करता है उसके साथ नॉर्मली प्रयोग होता है वो विल का होता है। लेकिन थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के जो करता है उसके साथ सेल का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण नोट है और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको अच्छे से समझो कि यहाँ पे जो लिखा है मॉडर्न डे इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग कब होगा, एक स्पेसिफिक एक चीज है या फिर हम कहें एक कंडीशन है जब ही यहाँ पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो वो कंडीशन क्या है इसको हम इस नोट से समझेंगे। सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, कमांड का मतलब आदेश दे रहे हैं किसी को, तब आई और वी के साथ हम प्रयोग करेंगे विल का। और
फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे विल का, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करेंगे। वैसे तो होता है विल का, लेकिन हम प्रयोग करेंगे सेल का, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो नियम है उसका उल्टा करेंगे अपन। जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, या हम किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, या हम किसी को धमकी दे रहे हैं, तो या फिर हम किसी को डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, या फिर अनिवार्यता कंपल्सन है, एवं एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ होता है। अर्थात जो भी ये नियम है रूल नंबर 1, इसलिए नियम क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ फ्यूचर में प्रयोग होगा सेल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है उसके साथ होगा विल का। लेकिन इनमें से अगर कोई कमांड दे रहा है, वादा कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है, कंपल्सन है या एडवाइस है, तो इस नियम का होगा विपरीत। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ तो सेल का प्रयोग ही होगा, चाहे वो डिटर्मिनेशन है या कमांड है या प्रॉमिस है या थ्रेट है, कुछ भी है, या एडवाइस है। ये नोट वहां पे काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेल और विल के प्रयोग में हम जब भी कमांड आदेश देते हैं तो फर्स्ट पर्सन का जो करता है उसके साथ यूजली तो आता है सेल, फर्स्ट पर्सन के जो करता है आई और वी के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन का जो करता है यू, उसके साथ भी आ रहा है शेल। यू शैल लीव द रूम एट वंस। यहाँ पर एक कमांड दी जा रही है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन के कर्ता के साथ भी आ रहा है सेल। देखिए प्रॉमिस किसी से किया जा रहा है वादा, वादा किया जा रहा है, तो सेकंड पर्सन का करता है यू। यू शैल बी रिवार्डेड, आपको रिवार्ड दिया जाएगा आपको। तो यहां पर यू के साथ आ रहा है शैल। तो इसी प्रकार देखिए आई विल हेल्प यू कम व्हाट वे, तो यहाँ पे भी देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन का करता है, और यूजली नेम कहता है कि आई के साथ और वी के साथ आएगा सेल, लेकिन यहाँ पर आई के साथ आ रहा है विल। थ्रेट, तीसरा जो है बिंदु थ्रेट। अगर हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो भी क्या आएगा, तो भी जो यूजली नियम है उसका विपरीत होगा। फर्स्ट पर्सन के जो करता है आई और वी, उसके साथ आएगा विल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की करता उसके साथ आता था विल, तो यहाँ पर लगाएंगे अपन सेल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या लगा है सेल, जबकि ये करता है वो थर्ड पर्सन का है। वी आई है, फर्स्ट पर्सन का करता है, उसके साथ लगा दिया विल, आई विल पनिश यू। डिटर्मिनेशन, अगर आप दृढ़ संकल्पित हो रहे हो, डिटर्मिनेशन ले रहे हो, तो भी यह नियम नहीं काम करेगा। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ हमने डिटर्मिनेशन के केस में भी लगा दिया विल। इसके बाद देखिए कंपल्सन, अगर किसी चीज की अनिवार्यता है, कंपल्सन है, तो भी आप फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ लगाओगे विल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के जो करता है उसके साथ लगाओगे शैल। यू सेकंड पर्सन का करता है, यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर मीटिंग, ये कंपल्सन है। अगर यहाँ पर विल की आता तो ये कंपल्सरी नहीं था कि आप आओ, लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन की कर्ता के साथ शैल लगा दिया तो इसका अर्थ है कि ये आपके लिए अनिवार्य है, आना जरूरी है। इसी तरह देखिए आई के साथ विल लगा है, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो ये क्या है कंपल्सरी है। कंपल्सरी के केस में भी हम जो यूजली नियम है उसके विपरीत लगाते हैं। रूल नंबर 2 शैल और विल में हम देख रहे हैं रूल नंबर 2 को। लेटस या लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी
शैल का प्रयोग होता है। तो देखिए अगर ये वाक्य कोई भी है, टैग क्वेश्चन बना रहे हैं, लेट अस से स्टार्ट है या लेट्स से स्टार्ट है, तो उसके इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। लेट अस डांस टुगेदर, तो यहाँ पर आएगा शैल वी। ये है रूल नंबर 2। लेट अस या लेट से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, टैग क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे शैल का। ये है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो देखिए अगर कोई सुझाव दे रहा है और इंटेरोगेटिव है और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। तो देखिए आई और वी के साथ प्रयोग होता है शैल। अगर हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, और वैसे तो देखिए आई और वी के साथ शैल प्रयोग होना ही है, तो इसमें अगर इसको हम कहें कि ये नियम है तो ठीक है, याद करेंगे। बाकी तो हमको पता ही है आई और वी के साथ प्रयोग तो होना है शैल का। नोट, शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो फिर हम शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस है, देखिए ही होप्ड दैट, ही विल नहीं आएगा, वुड आएगा, ही वुड पास द टेस्ट। क्योंकि अगर पास्ट टेंस है तो विल और शैल की जगह हम लगाएंगे वुड और शुड। अगर वाक्य पास्ट से शुरू होता है तो विल और शैल नहीं, वुड और शुड का प्रयोग होगा। तो रूल नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रूल नंबर जो फर्स्ट है वही है कहा जाए तो, और ये नोट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य है पास्ट टेंस, पास्ट से शुरू हो रहा है, तो हम विल और शैल की जगह लगाएंगे वुड और शुड। अब हम बात करते हैं इस नियम के अपवाद की। तो पहला नियम था कि अगर पास्ट टेंस से वाक्य शुरू होता है तो हम प्रयोग करते हैं विल और शैल की जगह वुड और शुड का। लेकिन यह नियम तब लागू नहीं होता जब बाकी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आदतन प्रक्रिया हो, या कोई ईडियम या फ्रेज, कहानी, कहावत या लोकोक्तियों में से कोई भी ये सेंटेंस हो। तो हम पास्ट टेंस से शुरू है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाक्य शुरू हो। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ही सेड दैट सन इज ए स्टार, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फिर यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ में आपने देखा है कि ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरा देखते हैं, आवर टीचर टोल्ड अस दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक इडियम फ्रेज है, तो इसमें भी यह नियम लागू नहीं होगा। तो अपवाद हर जगह मिलते हैं, बिना अपवाद के अंग्रेजी ग्रामर अधूरी है। इसी तरह से अपवाद केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं, तो अपवादों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर अपवाद से ही पूछे जाते हैं। सादा सादा नियमों को कोई भी याद कर लेता है, लेकिन जब जो अपवाद होते हैं उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अपवाद हमेशा याद रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 के केस 2 का। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तथा दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूंगी, तो आपने को क्या लग रहा है कि हम पढ़ते हैं कि पीछे गा है, घी है, गे है आदि शब्द आते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को किस में बना देते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग। अगर हम यूजुअली क्या करते हैं, इफ आई विल
कम आई विल मीट यू। तो ये वाक्य सरासर रॉन्ग है। हमको क्या करना है कि जो पहला वाक्य जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, इफ आई कम आई विल मीट यू, और दूसरा वाक्य है वो अपने को बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसके लिए हम ये याद कर सकते हैं कि अगर ये शब्द आ जाए तो इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर इफ आ जाए तो उसके जस्ट बाद हम क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले वाक्य को, दूसरे वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर टेंस बना देंगे। अगर एज सून एज आ जाए, या इन केस आ जाए, या प्रोवाइडेड आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, व्हेन आ जाए, जो ये कंडीशनल वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद फिर जो दूसरा होगा इसमें आप बनाओगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये आपका शैल और विल मॉडल है वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब आगे का हम बात करेंगे वुड का। वुड भी क्या है, विल का ही है, पास्ट टेंस में जा रहा है, तो विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। इसी तरह से हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे वुड की। शैल और विल हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हम मोटिवेशन मिले और नए नए टॉपिकों को हम आपसे क्लियर करें। हमारा लक्ष्य है कि हम पहले बनाए आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको क्लियर कराएं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो धन्यवाद।